खबर बता रहे हैं जहां होटल में छात्रा से छेड़खानी का मामला सामने आया। पुलिस ने होटल को सील कर दिया है। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। मैनेजर समेत 2 और लोगों की तलाश ली गई। पकड़े गए स्टाफ को जेल भेजा गया। रूपसपुर थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। होटल में पिता के सामने हुई थी छेड़खानी। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमरजीत, कब ये छेड़खानी हुई और फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी देखिए, 2 दिन पहले जो है रात में पिता पॉलिटेक्निक के एग्जाम दिलाने के लिए अपने बेटी को लेकर के पहुंचे थे। तो हिडन विला में वो रुके थे और वहीं के स्टाफ शराब के नशे में उनकी बेटी को खींच कर ले जा रहा था, छेड़खानी कर रहा था। पिता ने उसे बचाया और उसके बाद वीडियो भी बनाया है। तो ये जो मामला है इसमें पुलिस के पास उन्होंने सबसे पहले 112 को इन्फॉर्म किया था। तो पुलिस आई और उसके बाद कार्रवाई शुरू की। तो उसके बाद जो रूपसपुर पुलिस है वो कार्रवाई शुरू की और इस मामले में जो एक आरोपी है उसको गिरफ्तार किया और उसके बाद जो है उसे जेल भेजा। इस अमरजीत, कितने की संख्या में वो थे लोग जिन्होंने छेड़खानी की? पिता के अनुसार जो है 4 से 5 की संख्या बताया जा रहा है। छेड़खानी करने वाला फिलहाल एक बताया उन्होंने, लेकिन जो शराब पीने और पार्टी करने वाले में 5-6 लोग थे। तो उनके पिता ने ये भी कहा कि अगर इस तरह की सुरक्षा के इंतजाम नहीं होते हैं होटल में तो ऐसे होटल को अमरजीत, क्या जो लोग छेड़खानी किए हैं वो लोग भी होटल में ही ठहरे हुए थे या बाहर से आए थे? पिता के अनुसार वो सारे जो है स्टाफ थे, उस होटल के स्टाफ थे। इसी वजह से है पुलिस मैनेजर और इसके साथ 2 और स्टाफ को जो है अभी तलाश कर रही है, उसके लिए छापेमारी कर रही है। और फिलहाल होटल को उन्होंने सील किया है, टेम्पोररी रूप से सील किया है, क्योंकि जो है जिस कमरे में शराब पीने की बात आ रही थी, जिस कमरे में जो है छात्रा रुकी थी, इन सभी को सील किया गया है ताकि जो है पूरी तरह से पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर सके। होटल को अभी फिलहाल सील करने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है और वो जो मैनेजर था उस टाइम उसकी गिरफ्तारी के लिए भी छापेमारी किया जा रहा है। पिता ने होटल के मैनेजर स्टाफ का भी वीडियो बनाया था और पुलिस को दिया है, उसी के आधार पे कार्रवाई भी चल रही है। जी बिल्कुल अमरजीत, और देखना होगा कि कब तक गिरफ्तारी की जाती है आरोपियों की। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाले पुल के पाया नंबर 5 के पास स्पैन में 8 से 10 इंच का खतरनाक गैप आ गया है, जिसके बाद बड़ी गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर बिहार में पुल टिक क्यों नहीं रहे हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। उत्तर बिहार और नेपाल की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये गंडक नदी का महासेतु अब खतरे में है। गोपालगंज और बेतिया को जोड़ने वाली इस अहम पुल के पाया नंबर 5 के पास स्पैन में 8 से 10 इंच का भयानक गैप आ गया है। इस दरार की वजह से प्रशासन ने आनन फानन में बड़ी गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगा दी है। आज देख रहे हैं कि बीच में पुल में दरारें पड़ गई है। बड़ी गाड़ी जो है, ट्रक जो है, बड़ी गाड़ियां है, इस पुल नहीं आ सकती है, रिक्शा है, खतरा है। इतना ही नहीं, स्पैन में दरारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पहले सिर्फ 5 नंबर पाया के पास स्पैन में दरार थी, लेकिन अब 5 जगहों पर स्पैन में गैप आ गया है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि पाया नंबर 12 और 13 को जोड़ने वाली स्पैन में भी लगभग 12 इंच का गैप आया है। गंडक नदी के ऊपर जो मंगलपुर पुल बना हुआ है, उसके स्पैन नंबर 12 जो और 13 को जोड़ता है, उसमें गैप आई है, जिसके बारे में हमने डिटेल बताया भी है। वो गैप मुझे लगता है कि लगभग 12-13 इंच का है। लेकिन इस दरार ने बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक बार फिर बड़ा सवालिया निशान दे दिया है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर बिहार में पुल क्यों नहीं टिक रहे। कभी सुल्तानगंज में गंगा नदी का पुल ताश की पत्तों की तरह ढह जाता है, तो कभी सिवान और अररिया में उद्घाटन से पहले ही पुल जमींदोज हो जाते हैं। निरीक्षण के दौरान बाहर था और मुझे सूचना मिली, मैं डीएम साहब से बात किया, उन्होंने विशेषज्ञ टीम को बुला लिया है और उसको जल्द से जल्द ठीक करा लिया जाए। उत्तर बिहार नेपाल के पुल के स्पैन में गैप, पाया नंबर 5 के पास 8 से 10 इंच का गैप। 2016 में हुआ था पुल का उद्घाटन।
पुल पर 549 करोड़ की आई थी लागत। 10 साल में ही जवाब दे रहा पुल। वाहन चालक, कारोबारी और लोग परेशान। अब सवाल ये है कि क्या बिहार के निर्माण कार्यों को भ्रष्टाचार का घुन लग चुका है या फिर ठेकेदारों और इंजीनियरों की लापरवाही जनता की जान पर भारी पड़ रही है। गंडक नदी के इस डैमेज पुल ने एक बार फिर प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। हालांकि डीएम ने तत्काल रूप से जो है बड़े वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है और पटना एनआईटी और विशेषज्ञों की टीम को इसकी जांच के लिए बुलाया गया है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। देखिए, भागलपुर के विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर पहला बेली ब्रिज बनकर के तैयार हो चुका है और अब दूसरे स्पैन पर भी लॉन्चिंग शुरू हो गई है। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां पर यह पता चला कि आगामी 5 जून से यहां से छोटे वाहनों का वन वे परिचालन शुरू हो सकता है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर महाजाम से जूझती जनता अब राहत भरी सांस ले सकती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ की टीम ने कमाल करते हुए सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से पर पहला बेली ब्रिज बनाकर पूरी तरह तैयार कर दिया है और अब दूसरे स्पैन पर भी बेली ब्रिज की लॉन्चिंग का काम शुरू हो चुका है। तस्वीरों में देखिए, नवगछिया की ओर से दूसरे क्षतिग्रस्त हिस्से पर जहां 12 मीटर लंबा स्पैन डैमेज था, वहां 18 मीटर लंबा बेली ब्रिज लॉन्च कर दिया गया है। इसके तुरंत बाद भागलपुर की ओर से 24 मीटर वाले स्पैन पर तीसरा बेली ब्रिज भी लगाया जाएगा। प्रशासन और बीआरओ की तैयारी के मुताबिक आगामी 5 जून से इस रूट पर छोटे वाहनों का वन वे परिचालन शुरू होने की पूरी संभावना है। टोटल अभी तक 3 ब्रिज लॉन्च होने की बात है, तो 3 में से 1 लॉन्च कंप्लीट हो गया है, उसका डेकिंग भी कंप्लीट हो गया है और दूसरे ब्रिज का भी लॉन्चिंग कल रात कंप्लीट हो गया। अब उसके डेकिंग और बाकी जो फिनिशिंग वर्क्स होते हैं, जो पूरा करने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, वो सारे काम चल रहे हैं अभी, तो वो 2 से 3 दिन में वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। विक्रमशिला सेतु पर इस वैकल्पिक व्यवस्था के शुरू होने से न सिर्फ स्थानीय लोगों को बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले इस अहम रूट को नई रफ्तार मिलेगी। उम्मीद है कि जून की डेडलाइन पर ये काम पूरा होगा और लोगों को इस भीषण जाम से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर बेली ब्रिज का निर्माण करा दिया गया है, तो कहा जा सकता है कि जल्द ही जो है 2 और बेली ब्रिज बनने हैं यहाँ पर और उसका भी निर्माण जो है एक नौगछिया की तरफ जो है लॉन्चिंग कर दिया गया है। वहीं तीसरा जो है भागलपुर की तरफ इसके मेरे पीछे जो है वो बनना है, तो उसको लेकर भी जो है 5 तारीख तक जो है ये पूरा काम जो है बीआरओ की टीम कर लेगी और उसके बाद जो है एक बार फिर से इस पर गाड़ियाँ चलनी शुरू हो जाएगी। आशीष रंजन, न्यूज 18, भागलपुर। पूर्वी चंपारण जिले के चकिया से मधुबन, शिवहर और सीतामढ़ी को जोड़ने वाला 12 चकिया मधुबन आरसीसी पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। 2011 में करोड़ों रुपए की लागत से बने इस पुल के दोनों तरफ के अप्रोच पथ और मुख्य पुल के बीच करीब 4 से 5 इंच का गैप बन गया है, जिससे खतरे की आशंका बढ़ गई है। और स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन माफिया द्वारा बिना ढके बालू और मिट्टी गिराने से पुल की सतह खराब हो रही है और जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। मेंटेनेंस की कमी से लोगों में चिंता बढ़ रही है। बिहार की सरकार करोड़ों अरबों रुपए की राशि खर्च करके लोगों की सुविधा देने के लिए पुल पुलिये का निर्माण करती है, लेकिन अधिकारियों की मनमानी और ढीलमुल रवैये के कारण कई पुल लगातार जर्जर हो रहे हैं। देखिए, भागलपुर का विक्रमशिला हो या गोपालगंज का बूढ़ी गंडक नदी पर बना पुल हो, वो भी जर्जर अवस्था में है। और एक और पुल की तस्वीर दिखा रहे हैं जो जिसकी हालत जो है लगातार जर्जर हो रही है। देखिए, जून 2011 में जो है इस पुल का उद्घाटन किया गया था और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस पुल का उद्घाटन किया गया था। लेकिन जो तस्वीरें हैं, लगातार जो पुल है उस पर मिट्टी जो है अमूमन जो है यहाँ पर ज्यादा मात्रा में रहता है, तो इसी स्थिति में पुल पर अतिरिक्त भार भी पड़ रहा है। और इस पुल का जो अप्रोच पथ है, इस अप्रोच से जो पुल पे चढ़ा जाता है उसमें कहीं ना कहीं गैपिंग आई है। देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गाड़ी वगैरह जाता है तो जस्ट मेरे आंख में पड़ता है। बहुत सारे परेशानियां। कभी साफ सफाई तो होता नहीं है। साफ सफाई तो
देखते नहीं, लेकिन बरसात के समय में कोई लोग आते हैं तो देखते हैं तो अपने हाथ से लोग हटाते हैं। लेकिन मिट्टी, ये पूरी मिट्टी नहीं हट पाती है, ना पूरी मिट्टी नहीं है। पूरी मिट्टी नहीं हट पाती है। ये कई बार एक्सीडेंट भी हुआ है यहाँ पे। हाँ, कई बार एक्सीडेंट हुआ। वहाँ पे तो गड्ढे, बीच बीच में गड्ढे भी है थोड़े बहुत, बट कोई रिपेयर नहीं होता है। जो गैपिंग की जो तस्वीर आई है वो तस्वीरें हैरान करने वाली है। आखिर कई जो पुलें हैं वो जर्जर अवस्था में है। वैसी स्थिति में जो पुल में जो गैपिंग आई है, जो अप्रोच पथ है और पुल पे जो चढ़ने वाला अप्रोच पथ है, उसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी गैपिंग आई है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इसका मेंटेनेंस समय पे होता, अगर इसकी देखभाल होती तो ये मामला नहीं आता। लेकिन पुल के को सरकार बना जरूर देती है, लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाता है, अधिकारी उस पर मॉनिटरिंग नहीं कर पाते हैं। इसके कारण पुल जो है वो जर्जर अवस्था में हो जाते हैं। और कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। देखिए, आज मिलेगा पद्म पुरस्कार, 131 हस्तियों को मिलेगा सम्मान। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे सम्मानित। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह होने वाला है। अभिनेता धर्मेंद्र को पद्म विभूषण दिया जाएगा। शिबू सोरेन को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। धर्मेंद्र और शिबू सोरेन को मरणोपरांत सम्मान दिया जाएगा। रोहित शर्मा को पद्मश्री सम्मान दिया जाएगा। तो आज का दिन बेहद ही खास है। 131 हस्तियों को आज सम्मान मिलेगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मानित करने वाली हैं। राष्ट्रपति भवन में सम्मान समारोह होगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। न्यूज़ 18 से बातचीत के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को राहुल मियां कहकर संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने बकरीद पर पशुवध पर बंगाल में रोक का हवाला दिया और बिहार में भी इसी तरह के नियम लागू करने की मांग की। न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से खास बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, राहुल गांधी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 1 साल में आपकी सरकार गिर जाएगी। गांव की कहावत है, अपना बिया नहीं सूरदास का बरतुहारी। अपना तो ठिकाना नहीं है। राहुल मियां बहुत खुश हुए तो कर्नाटक से लेके बांग्लादेश में मुस्लिम कांग्रेस बना करके एकदम कॉलर ठीक ठाक करके चल रहे हैं। कसैया श्राप ने कहीं गाय मरा है। राहुल मियां 4 जन्म लेंगे तो भी सरकार मौका नहीं मिलेगा आने का, क्योंकि जितना लूटे हैं उसका हिसाब किताब जनता लेगी, उसके बाद ही तो। ममता बनर्जी भी कह रही है कि दिल्ली की सरकार ज्यादा देर नहीं टिकेगी। क्या हो रहा है ये सब व्याकुल भारत है। ये सब अब सबको पछाड़ दिए और मुस्लिम राहुल कांग्रेस। ममता बनर्जी अब मुस्लिम लीडर नहीं रहे, अब राहुल गांधी हो गए। लालू यादव जी, अब यहां लड़ाई चलेगा कौन है मुस्लिम लीडर। ये देश में राहुल गांधी, वो कांग्रेस अब कहां रहा। जो कांग्रेस कभी कांग्रेस था, अब तो माओवादी मुस्लिम कांग्रेस बन गया और राहुल गांधी उसी में मस्त है। सर, बकरीद आ रहा है और बंगाल में कई सारे बैन भी लगा दिए गए। आपको लगता है कि बिहार में भी इस तरह के बैन होने चाहिए? देखिए, मेरा मानना है न कहीं कुरान में लिखा है न कहीं हदीस में लिखा है। ये जो अखंड भारत था, आज आपने सुना होगा 2 दिन पहले ये अरब के देशों में लगा दिया कि ये ऊंट और गाय का मांस पर प्रतिबंध। वो असली मुस्लिम है, ये लोग कन्वर्टेड हैं, इनका डीएनए हम ही से मिलता है। कुछ वहां चले गए तो नया मियां बहुत प्याज खाता है, तो ये लोग हिंदू को चिढ़ाने के लिए, क्योंकि हिंदू गाय को पूजता, इसीलिए ये गाय को काटना शुरू किया। और मियां राहुल के खानदान का सरकार था, उन लोगों ने संरक्षण। कलकत्ता में बैन लग गया, बिहार में भी मैं कह रहा हूं
सभी जिला अधिकारी से इस स्वच्छता का ख्याल रख करके वही कानून का पालन करे, जो कानून कहे। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर दिल्ली के लाल किला मैदान में जनजातीय सांस्कृतिक समागम का आयोजन किया गया। इसमें देश भर से आए जनजातीय समाज के लोग शामिल हुए और इस खास कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने आदिवासी समाज की महान परंपरा का जिक्र किया। अमित शाह ने यह भी कहा कि जो आदिवासियों के बीच भेदभाव करना चाहते हैं, उन्हें मालूम नहीं है कि हजारों साल पहले भगवान राम ने माता शबरी के जूठे बेर खा करके समझा दिया था कि हम एक हैं। उन्होंने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आदिवासियों की शंका का समाधान किया और ये साफ कहा कि यूसीसी की कोई पाबंदी वनवासियों पर लगने वाली नहीं है। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। वर्तमान राजनीति में चाणक्य की भूमिका निभा रहे माननीय श्री अमित शाह यूसीसी से सारे जनजातियों को बाहर रखने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी सरकार ये जो भेद पैदा कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, यूसीसी से हमारे कोई वनवासी भाई, कोई जनजाति का परंपराओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने वाला है। और ये संदेश लेकर आप गांव-गांव में जाइए, आपके अंचलों में जाइए, पहाड़ों पर जाइए, वन में जाइए और सभी जनजाति समाज को जागरूक करिए कि हम यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं है। नैसर्गिक जीवन पद्धति, हमारी कस्टमरी, हमारे परंपराएं, हमारे जीवन पद्धति के हम हमेशा आदिकाल से उसको लेते हुए साथ में उसको बगैर छोड़े उसके साथ जीते हुए आगे हम अपने राष्ट्र का, जहाँ रहते हैं वहाँ का हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि वो सुरक्षित रहे, वो आदर्श बना रहे, वो संस्कृति बना रहे, वो परंपरा बनी रहे और हमारी जो पहचान है वो हमेशा दुनिया के सामने दिखे। सीएम हेमंत सोरेन अब खुद सभी विभागों का जायजा लेंगे। सभी विभाग के अधिकारियों से पुरानी योजनाओं की चर्चा करेंगे, साथ ही अधिकारियों को नए टास्क देंगे। सीएम की समीक्षा बैठक से पहले सियासत तेज है। सीएम ने खुद संभाली कमान, सभी विभागों की करेंगे जांच, अधिकारियों को मिलेंगे नए टास्क, झारखंड की जनता को मिलेगा लाभ। झारखंड में सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा अब सीएम हेमंत सोरेन खुद करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन 25 मई से 11 जून तक सभी विभागों के कामकाज का जायजा लेंगे और पिछले टास्क और नई योजनाओं पर चर्चा करेंगे। सीएम के इस समीक्षा बैठक को लेकर सियासत तेज है। जहां एक और जेएमएम ने कहा हर 6 महीने में विभागों की जांच होने के कारण ही काम सुचारू रूप से चलता है, तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधा। कहा मौजूदा सरकार को कामकाज से कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ जनता को लूटने में लगी है। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा बीजेपी को इस राज्य के विकास से मतलब नहीं है, उनकी नजर में विकास मतलब सिर्फ चुनाव आयोग के जरिए सत्ता खरीदना है। उसके बाद मानसून आ जाएगा। मानसून में निर्माण कार्य थोड़ा उसमें थोड़ी ढीली पड़ जाती है और लोग बाग भी खेतीबाड़ी में व्यस्त हो जाते हैं। तो इसी कारण इस समय में इस समीक्षा बैठक को रखा गया। लेकिन सरकार को कामकाज से कोई मतलब नहीं रह गया। सरकार सिर्फ और सिर्फ धन उगाही में लगी रहती है, अधिकारी धन उगाही में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में विकास का मतलब चुनाव आयोग के जरिए सत्ता खरीदने का है, चुनाव आयोग के जरिए वोट बंदी का है, चुनाव आयोग के जरिए राज्य की सरकारों को खरीदना है, राज्य की सरकारों को डराना है। यही उनके लिए विकास का मतलब होता है। लेकिन हमारे लिए विकास का मतलब काम होता है और महागठबंधन की सरकार में इस राज्य की जनता
काम को देख रही है। हमें लगता है कि इस काम का भय जो है भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त है, और जब हम काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे हम उसकी समीक्षा भी करेंगे। सीएम किस दिन किस विभाग के साथ बैठक करेंगे, जरा वो भी जान लीजिए। 25 मई से शुरू होने वाली इस समीक्षा बैठक में सीएम पहले दिन यानी 25 मई को जल संसाधन एवं पेयजल और वाणिज्य कर विभाग के साथ बैठक करेंगे। 26 मई को स्कूली शिक्षा, साक्षरता, महिला एवं बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग, 27 मई को ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग, 28 मई को नगर विकास, आवास एवं पथ निर्माण विभाग, 1 जून को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, 2 जून को स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग, 3 जून को खान एवं भूतत्व तथा वन एवं पर्यावरण विभाग, 4 जून को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण, कौशल विकास एवं ऊर्जा विभाग, 5 जून को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा तथा पर्यटन, कला संस्कृति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं 6 जून को सीएम कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, 9 जून को पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, 10 जून को गृह आपदा प्रबंधन एवं प्रशासनिक सुधार विभाग और 11 जून को परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग और विधि विभाग के काम काजों का जायजा लेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सीएम की समीक्षा बैठक से क्या फल निकलेगा और इस बैठक का झारखंड की जनता को कितना लाभ मिल पाता है। रांची से संवाददाता गौरव झा की रिपोर्ट। तो बीजेपी इन दिनों पूरे बिहार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविर चला रही है और इसी सिलसिले में मोतिहारी के ढाका संगठन जिला में आयोजित एक प्रशिक्षण शिविर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और पूर्व मंत्री रेणु देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान दोनों नेताओं ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार के गिरने की बात कही थी। पूर्व मंत्री रेणु देवी ने भी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आड़े हाथों लिया है। राहुल जी अपनी चिंता करें, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो। कांग्रेस अब भारत में लगभग कांग्रेस पार्टी अप्रासंगिक की स्थिति में है। कौन पूछने वाला है? और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है और आज विश्व के भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। राहुल गांधी अपनी चिंता करें, राहुल गांधी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। देखिए, खबर रांची से जहां के रातू रोड चौराहे पर दिशम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के नाम से बनाए गए प्याऊ को रविवार रात कुछ लोगों ने तोड़ दिया है। 24 अप्रैल को जेएमएम नेता ने इस प्याऊ को बनाया था ताकि गर्मी के दिनों में रातू रोड चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों की प्यास बुझ सके, लेकिन रविवार की रात करीब 10 बजे इस प्याऊ को कुछ असामाजिक तत्वों ने गिरा दिया। तो देखिए, 24 अप्रैल को यह प्याऊ बनाया गया था, लेकिन रात के अंधेरे में इस प्याऊ को देखिए कैसे गिरा दिया गया है। जेएमएम नेता ने यह प्याऊ बनवाया था, लेकिन अब इसे गिराया गया है। देखिए, पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह देश के सबसे तेज एथलीट बन चुके हैं। गुरिंदर वीर सिंह को 100 मीटर की दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। रांची में राष्ट्रीय सीनियर एथलीट फेडरेशन प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ 10.9 सेकंड में पूरी कर ली है, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है। और इस रिकॉर्ड के बाद देश भर से गुरिंदर वीर सिंह को शुभकामनाएं भी मिल रही हैं। तो गुरिंदर पर अब नाज है क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम कर ली है। पंजाब के गुरिंदर वीर सिंह देश के सबसे तेज एथलीट बन चुके हैं। गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ में नेशनल रिकॉर्ड बना लिया है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सीनियर एथलीट फेडरेशन प्रतियोगिता में गुरिंदर वीर सिंह ने 100 मीटर की दौड़ 10.9 सेकंड में पूरी कर ली, जो कि एक नेशनल रिकॉर्ड बन चुका है।